हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस तरह के सवाल हम लोग कब उठाते हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चीज़ क्या है, ये कब हुई, ये कहाँ हुई और कैसे हुई ये घटना। हम सब लोग ये बातें करते हैं हिस्ट्री पढ़ते समय, इतिहास की पढ़ाई करते हैं उस समय। तो आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है अतीत से वर्तमान भाग 1। ये बिहार बोर्ड के क्लास 6 के स्टूडेंट्स की हिस्ट्री की किताब है। चैप्टर नंबर 2, क्या, कब और कहाँ कैसे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ में टेलीविज़न देख रही थी और टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी कि पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। तो पिंकी, जो सोनी से 5 साल की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर उसने ऐसे देना शुरू किया। तो सवाल क्या है? पहला सवाल, हजारों साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है। तो जैसे कि कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न पर न्यूज़ सुनते हैं या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, ये हम अपने माता पिता से जान सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हमें जानना हो कि हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था और इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से? इतिहास से मिलेगी, हिस्ट्री से मिलेगी। अब जैसे सोचो कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। तो बच्चों, ये जो बात हमने कही इसमें क्या क्या है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी बातें आ गई ना। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। और आज के दिन में हम लोग इतिहास कैसे पढ़ते हैं? किताबों से पढ़ते हैं, टीचर्स से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से किताब लेकर के। और आजकल कुछ एक टीवी सीरियल्स भी हैं, कुछ टीवी चैनल भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री टीवी 18, डिस्कवरी, उस पर भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अब बात आती है कि हम इतिहास पढ़ेंगे कैसे। उसमें हमें एक टाइम फ्रेम तो मान करके चलना होगा ना, कि इस समय से इस समय तक की जानकारी हम कहाँ से इकट्ठा करें। तो कहने का मतलब है कि इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री देन वी विल हैव टू मेक ए टाइम फ्रेम फॉर द स्टडी। अध्ययन का काल निर्धारण करना होगा, है ना। तो अतीत से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं की तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांट लेते हैं। काल खंड का मतलब है टाइम पीरियड। तो सामान्यतः 3 टाइम पीरियड निर्धारित किए जाते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक, एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन, ये जो हम लोगों ने टाइम फ्रेम बांटा है, ये इस प्रोसेस में कहीं भी बाधा न बने, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या कि मानव जाति के बारे में जब भी कोई जानकारी मिलती है कि मनुष्य ऐसे रहा करते थे, उसने कृषि करना शुरू किया, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, उस समय से लेकर के 750 ईस्वी तक के समय को हम लोग प्राचीन काल में मानते हैं। ठीक है। इसके आरंभिक चरण को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। और इसी काल में मनुष्य ने आग और पहिया का उपयोग करना सीखा, खेती और पशुपालन सीखा और इसी समय गांव और कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ, स्टेट्स। कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य
मेरा मतलब है कि 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। नए सैन्य साधन समझ रहे हो ना, कि हथियारों में नए नए प्रयोग शुरू हुए। और उन्नत उत्पादन का मतलब क्या है, लोगों ने ये भी कोशिश करनी शुरू कर दी कि अगर हमारे पास में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे उपजा सकते हैं। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील व्यवस्था में आ गई। पतनशील व्यवस्था का मतलब है फिर से गिरना शुरू हो जाना। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। तो बच्चों आप देख रहे हो ना कि मॉडर्न टाइम पीरियड क्या है हिस्ट्री का, 18वीं सेंचुरी के बाद में, और हमें स्वतंत्रता कब मिली है, 1947 में। और अब हम लोग किस साल में जी रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड में चल रहे हैं, 21वीं सदी में, है ना। तो शुरू से लेकर के 750 तक का जो समय हो गया वो हो गया प्राचीन इतिहास। 750 से लेकर के 1800 तक का जो समय है उसे मध्य इतिहास कहेंगे, और 1800 ईस्वी के बाद का जो समय है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था और आवागमन में विशेष प्रगति हुई। यही वो समय है जब पुर्तगाली लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी राजनीतिक पैठ भी बनाने की कोशिशें की और अंग्रेज इसमें काफ़ी कामयाब रहे। तो दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। तो एक्चुअली में ये जो फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आए थे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्हें यहाँ के विकास में, यहाँ के डेवलपमेंट से कोई विशेष मतलब था नहीं। और इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, इसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यही चीज़ें की अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के। अब स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरोध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब बात है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मानव जाति का इतिहास, सिर्फ भारत का इतिहास नहीं, मानव जाति का इतिहास, आदि मानव, वहाँ से बातें करनी होंगी। तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, कई सोर्सेस से मिलती है। इनमें से एक सोर्स क्या है, अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इसमें राजाओं और आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं, कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह की पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में से अनेक महाकाव्य, कविताएं और नाटक हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल और कन्नड़ आदि में हैं।
बच्चों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं इस लेक्चर सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार में जो भी बड़े बड़े म्यूजियम अवेलेबल हैं उनके लिंक्स, उनका एड्रेस भी डालने की कोशिश करूंगा। तो आपको विजिट करना चाहिए अगर आप इतिहास समझना चाहते हो। तो पढ़ने का मतलब समझना तो है ही ना। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई, इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये पुस्तकें पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं, अर्थात काफी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। उसे हम लोग इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे, उनका क्या आकार होता था, क्या क्या गुण होते थे। अनाज और कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। समझ रहे हो ना आप कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके राजमहल के स्तंभ। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और व्यवस्था पर, भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हिस्ट्री को। अब सिक्कों के बारे में छोटी सी बात कर लें कि सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई से मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां, कई टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित हैं वह है रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम या कार्बन 14 सिस्टम भी कहते हैं, कार्बन 14 मेथड। अब हम जानेंगे कि ये रेडियो कार्बन विधि है क्या, ये कैसे काम करती है। ओके, तो रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण के लिए इसे भौतिक शास्त्री, फिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियो एक्टिव वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, उनमें विकिरण होता रहता है। और जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। और जब कोई मर जाता है तो वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, हालांकि वह इसे एक निश्चित दर पर लगातार खोता रहता है, उसमें से रिलीज होता रहता है। और फिजिसिस्ट इसी निहित ये जो मात्रा है उस शरीर में कार्बन 14 की, उसी की मात्रा का पता लगा करके और उस समय से लेकर के आज के समय तक में इसमें से कितना विकिरण हुआ है, इसी चीज को जांच करके वो उस जीव की आयु निश्चित करते हैं कि ये जो कंकाल है, ये जो जीव है, ये इतना साल पुराना है। अच्छा, अब बात है तिथियों का मतलब क्या है, डेट्स का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो बच्चों, आप विक्रम संवत और शक संवत समझते हो क्या? विक्रम संवत, शक संवत,
हमारा वो कैलेंडर है जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे प्राचीन खगोलविद थे, उन्होंने काफी साइंटिफिक कैलकुलेशन करके इस चीज का सिस्टम बनाया था। जैसे आप सब लोगों के घरों में अगर पंचांग रखा हुआ हो तो आप इसे पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा साल चल रहा है। जैसे वैसे तो अभी ये चल रहा है 2021 2021, लेकिन ये रोमन कैलेंडर है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो आज के समय में ये जो विक्रम संवत है ये 2077 है। तो ऐसे में हम लोग एक बात कह सकते हैं कि हमारा जो विक्रम संवत का कैलेंडर है वो रोमन कैलेंडर से भी पीछे का है ना। तो जो ये जो रोमन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, जिसे एक स्टैंडर्ड की तरह से पूरी दुनिया में माना जाता है, इसमें क्या है कि इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है, 0, और उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी लगा होता है। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसे ईपू, ईसा पूर्व भी लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ई लिखा हो, एडी, एनो डोमिनी लिखा देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वां वर्ष। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 एक्रोनिम याद करने की चीजें हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो जैसे आज का साल है 2021, तो ये 2021 एनो डोमिनी, एडी कहलाएगा, है ना। तो इसी प्रकार यदि वही 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, या फिर 2500 बीसी लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले का समय। तो तिथि निर्धारण को हम लोग एक छोटे से ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे ईसा पूर्व, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और आज का समय अभी जो चल रहा है 1 से साल, पहला साल ईसा मसीह के जन्म का साल, तो एडी, एनो डोमिनी। जैसे 50,000 बीसी, 10,000 बीसी, 1000 बीसी, 500 बीसी, 100 बीसी, और उसके बाद आ गया साल 0, और उसके बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो 100 एडी, 500 एडी, 1000 एडी, 1500 एडी, 2000 एडी, 2010 एडी। तो ऐसे आज का जो समय है वो 2021 एडी कहलाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की, ज्योग्राफिकल फाउंडेशन की, भौगोलिक पृष्ठभूमि कि हमारे देश का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है। तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी बहुत जरूरी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर के हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार इसी रीजन में आते हैं। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश भी मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करती है। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे रास्ते हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था।
दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते हैं, पतले रास्ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे में तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले गेहूं की खेती भारत में ही हुई, और वो कब हुई? लगभग 6000 साल पहले। भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु और इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चलकर के एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहले टाउनशिप यहाँ पे डेवलप होने शुरू हुए। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ के जो आदिवासी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उन्हें हम मानव समूह की पहचान के रूप में जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, ऐसा रिवाज था। तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल, धान उपजाया जाता था। तो ये भी नोट करने की बात है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं एनुअल एग्जाम में। तो उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कोइंसिडेंस है कि मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, और मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, वैशाली, ये सब के सब उसी मगध क्षेत्र के हिस्से माने जाते हैं। और वैशाली को तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक स्टेट होने का दर्जा प्राप्त है। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। मतलब वहाँ पर देयर माइट बी फिजिकल बैरियर्स, वहाँ पर कुछ न कुछ पहाड़, नदियाँ ये रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना रहा है। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठा करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का एक्सचेंज, खरीद बिक्री भी करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते से भारत आते जाते रहे हैं। इसी आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई है। सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध कैसे हुई होगी? कुछ हम लोगों ने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा। अब बात है देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा होगा? हम अपने देश के लिए प्रायः इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार उस देश का नाम भारत, भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे। और इस चीज की चर्चा ऋग्वेद में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 साल ईसा पूर्व में मिलता है। तो इस तरह के जो पुराने विटनेस, साक्ष्य वगैरह हम लोगों को मिलते हैं, उसके आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। वही हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था और इसका क्रमिक विकास
कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अच्छा बच्चों, ये चैप्टर जिसका नाम था, क्या नाम था, क्या कब कहाँ कैसे, ये हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर कंक्लूड किया है। आगे चल करके मैं इस चैप्टर का एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा, ठीक है। और जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ में आपसे फिर से मिलते हैं। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये है न्यू एज कोचिंग, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, फिर मिलते हैं।